है अध्याय 4 भूगोल, जिसमें भारत की नदियां एवं अफवाह प्रणाली के बारे में समझेंगे, जिसमें किस तरीके से नदियों का निर्माण एवं उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और किस तरीके से अफवाह प्रणाली का निर्माण करती हैं, जिसके बारे में इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि नदी की अफवाह मार्ग, इसका अर्थ जब नदियों का उद्गम पर्वतीय क्षेत्र के जो ऊंचे स्थानों से झरने या झील या हिमनद ग्लेशियर से होता है, जब वर्षा होती है तो जल का कुछ भाग जो रहता है भूमि में तो समा जाता है, लेकिन अधिकांश जो जल है पृथ्वी की सतह पर ही छोटी छोटी धाराओं के रूप में बहने लगता है। और ऐसा भी देखा होगा जिसमें नदियों की धरातलीय ढाल जो अनुरूप ऊंचे भूभाग पर सीधे नीचे की ओर बहती हैं। जैसे प्रारंभ में तो वह धारा क्या होती है, पतली रहती है, लेकिन वह जैसे जैसे सहायक नदी, अन्य जो सहायक नदी इसमें शामिल होती हैं, वह मुख्य नदी से जो मिलती जाती हैं, जिससे क्या होता है नदियों के जो जल की मात्रा बढ़ती जाती है और एवं जिससे वह नदी जो है चौड़ी होती जाती है, जिससे अफवाह मार्ग बनाने लगता है। जैसे कि धरातल से बहने के अतिरिक्त वह वर्षा का जो कुछ पानी रहता है भूमि के अंदर क्या हो जाता है, रिस जाता है और अंदर बहता रहता है। वही भूमिगत जल के रूप में हमें जल स्रोत के रूप में मिलता है। इसी भूमिगत जल के स्रोत से ही मुख्य तथा सहायक नदी जो है जल मिल जाता है। प्रायः पर्वतीय स्थानों में अधिकतर नदियों का उद्गम होता ही है। जहाँ नदी निकलती है उसे नदी का उद्गम और नदी का अंत भी होता है। जहाँ नदी का अंत होता है उसे नदी का क्या बोलते हैं, मुहाना कहते हैं। और उद्गम से जो मुहाने तक नदी की अवस्था है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आता है युवा या ऊपरी भाग, दूसरा है प्रौढ़ या मध्यम और तीसरा आता है वृद्धावस्था या निम्न भाग। यह 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है युवा अवस्था या ऊपरी भाग, जिसमें यह बताया गया है जब नदी का उद्गम क्षेत्र से निकलकर जब पर्वतीय क्षेत्र से बहती हैं तो उनका जो वेग रहता है तीव्र गति से होता है, लेकिन इसमें क्या होती है, कुछ कटाव अधिक होती हैं और इस अवस्था में जो तल का कटाव दिखाई देता है वह कटाव जो है होने से वह वी आकार में घाटी का निर्माण हो जाता है। जिससे इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं गहरी घाटी एवं सक्रिय घाटी होती जो है उसमें नदियों के अंतर्गत अपने साथ कंकड़, पत्थर और चट्टाने के टुकड़ों को भी लेकर आगे बढ़ती है। प्रौढ़ावस्था या मध्य भाग, जिसमें नदी जब पहाड़ी भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब क्या होता है, वहाँ का ढाल जो रहता है कम होने के कारण जल की गति है धीमी हो जाती है। इससे धीमी में भार वहन जो रहता है वह क्षमता कम हो जाती है और नदी इस भाग में किनारों का कटाव अधिक और तली कटाव कम होता है, जिसमें नदी घाटी चौड़ी हो जाती है तथा पानी का जो वेग रहता है वो कम होने के कारण नदी पहाड़ी भाग में लाई गई जो बालू, बंजरी, मिट्टी आदि जो रहती हैं उसको निपेक्षित कर वह जलोढ़ का निर्माण करती हैं, जिससे मैदानी भाग में जो कोमल चट्टान को सरलता पूर्वक काटती हैं और कठोर चट्टान को वो नहीं काट पाती। इस कारण जो नदी मूर्ति एवं सर्पाकार जो आकृति दिखाई देती है वह मैदानी भाग में जब बाढ़ आ जाती है तब नदी का जल है किनारों से ऊपर होकर बहता है और आसपास के क्षेत्रों में भी फैल जाता है। इसका मतलब पानी के जो तटों से काफ़ी दूर तक फैलकर अवसाद जमा करता है और इसी जमाव का रहता जो मैदान कहलाते हैं और यहाँ उपजाऊपन भी अधिक होता है। वृद्धावस्था या निम्न भाग, इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते नदी की जो गति रहती है वह अत्यंत धीमी हो जाती है और समुद्र से मिलने से पूर्व वह अपने साथ लाए गए जो अवसाद को जमा करती है, जिससे वह निरपेक्ष अवरोध से नदी कई शाखाओं में बढ़ जाती है और इसी जमाव से जो तिकोने मैदान का निर्माण होता है जिसे डेल्टा कहते हैं। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र का तात्पर्य है
कि जो नदी से आने वाले जल प्रवाह में भूमि का जो ढाल है वह धरातलीय संरचना पर ही निर्भर करता है। किसी नदी में जब जहाँ जहाँ पानी आकर मिलता है वहाँ संपूर्ण क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बेसिन कहते हैं। जो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती हैं जिसे अपवाह तंत्र कहते हैं। इस नदी में नौका परिवहन कार्य भी करती है। अपवाह प्रणाली का अर्थ जो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी के बहाव के क्रम से होती है और ऐसी परिस्थिति में हर एक नदी अपना एक निश्चित अपवाह बेसिन होता है। अपवाह प्रतिरूप को निम्न भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला आता है वृक्षाकार प्रवाह प्रतिरूप। इसमें यह बताया गया है कि इस प्रकार की जो प्रणाली रहती हैं जिसमें प्रदेश में पाई जाती हैं और जहां धरातल की जो चट्टानें हैं समरूपता मिलती है और इस प्रतिरूप में मुख्य धारा और उसकी सहायक नदी जो रहती हैं एक वृक्ष की शाखा जैसी दिखाई देती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, महानदी और गोदावरी जो है अपवाह तंत्र कहलाता है। दूसरा अध्ययन है जालीनुमा प्रतिरूप। इसमें यह प्रतिरूप जो कोमल और कठोर सेल से भिन्न भिन्न संरचना के क्षेत्र से विकसित होता है और इनमें सभी धाराएं धरातलीय ढाल के अनुसरण करती हैं, जिससे नदियों में एक जाल का निर्माण होता है तथा एक समकोण पर मोड़ भी बनाती हुई दिखाई देती हैं, जिसमें सहायक नदी भी समानांतर भी बहती हैं और सहायक नदियों का जो मुख्य नदी है वह समकोण पर ही मिलती हैं। इस प्रकार वह जालीनुमा प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। अगला आता है आयताकार प्रतिरूप। इसमें यह बताया है कि जो आयताकार संधियों के अभ्रंश वाले जो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं जिसमें मुख्य नदी जो है सहायक नदियों की शाखाएं हैं और उप शाखाओं में जो समकोण मिलती हैं, जैसे भारत में इस प्रकार की जो नदी है जिसको अपवाह का कम मिलता है, लेकिन नावे की समुद्र तटों पर ऐसा प्रतिरूप दिखाई देता है जिसे आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। अगला आ जाता है केंद्रोमुखी प्रवाह प्रतिरूप, जिसमें जिस क्षेत्र में नदी के चारों ओर से आकर एक ही केंद्र की तरफ मिलती है उससे केंद्रोन्मुख प्रतिरूप दिखाई देता है और यह राजस्थान के सांभर झील का एक उदाहरण भी माना जाता है। भारत का अपवाह तंत्र एवं प्रमुख जैसे नदी बेसिन, जिसमें प्रमुख सिंधु बेसिन के बारे में समझते हैं कि सिंधु बेसिन का अर्थ क्या होता है। तो सिंधु बेसिन में जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज आदि जो नदियां हिमालय से निकलती हैं और निकलकर वह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। इसमें सिंधु नदी प्रमुख है जो कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के दक्षिण भाग से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती हैं, जहां जास्कर, श्योक, गिलसित आदि छोटी सहायक नदियां शामिल हैं और यह हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में गहरे गार्ज एवं सक्रिय घाटी भी बहती हैं। अगला आता है गंगा बेसिन। गंगा अपनी सहायक नदियों के साथ भारत के उत्तरी भाग में विशाल मैदान की रचना करती हैं और यह मैदान अत्यंत उपजाऊ है। ये नदियां बाढ़ में प्रत्येक वर्ष नवीन जल और मिट्टी का जमाव भी करते रहती हैं, जिससे व्यूम की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ सघन कृषि की जाती है और इन नदियों का बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित की है जो इसमें सिंचाई की सुविधा, विद्युत उत्पादन, मत्स्य उद्योग, पर्यटन उद्योग आदि को विकसित किया है। सुंदरवन में मानव जीवन। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने के पूर्व कई धाराओं में बढ़ जाती हैं और अपने साथ लाए गए अवसादों के जमाव से वह डेल्टा का भी निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। सुंदरवन के लगभग 110 छोटे बड़े द्वीपों पर रहने के कारण लोगों का जीवन संघर्ष में है।
यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा है मछली पकड़ना, खेती करना, जंगल में शिकार करना एवं मधु एकत्र करना, जो हर वर्ष चक्रवाती तूफान का नुकसान पहुंचाते हैं। पीने योग्य पानी बड़े कष्ट से प्राप्त होता है और मछली और केकड़ा पकड़ने की जो जुगत में अक्सर लोग बाघ के शिकार हो जाते हैं और रिहायशी इलाकों में खारे पानी से उपजाऊ जमीन नष्ट भी हो रही है और यहाँ पर्यावरण की परिवर्तन हो रहा है, जिससे जंगल की हरियाली कम हो रही है। जो सुंदर वन में अब सुंदर वृक्ष कम हो रहे हैं। हाथी घास काटी जा रही है, जिससे हाथी घास के पत्ते बाघ की जो पीठ पर बनी धारियों की समान होते हैं, जहां बाघ आसानी से छिपता है और इसे घास के काटने पर बाघ बाहर आ रहे हैं और अपनी रक्षा के लिए बाघ मनुष्यों पर क्या कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। इससे आबादी का अतिक्रमण और उद्घोषित क्रम बढ़ रहा है। जब डेल्टा में बाढ़ आ जाती है तो बाघ और शावक बहकर किनारे आ जाते हैं, जिससे गांव में घुसकर क्या करते हैं, स्थानीय लोगों द्वारा शिकार के कारण जंगल में बाघ का भोजन कम हो रहा है। हिरन और जंगली जो सुअर भी हैं वह कम हो गए हैं। इस प्रकार इनमें अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। ब्रह्मपुत्र बेसिन, इसमें यह बताया जाता है जैसे पर्वतीय नदियों द्वारा जो लाई गई मिट्टी इसमें निर्मित होती है और इसमें जो बेसिन जो है प्रमुख नदी जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, जो तिब्बत व मानसरोवर की झील के निकट एक हिमनद से निकलती है और यह जो नदी है तिब्बत और असम से आगे बढ़ती है। इस तरीके से यह तीस्ता, सरवसी, मरेली, मानसा आदि होती हुई ये ब्रह्मपुत्र जो है उनकी सहायक नदियाँ शामिल होती हैं और इस क्षेत्र में वर्षा जो है अधिक होने के कारण भी नीचे जो क्षेत्र रहते हैं वह उनका पाट जो रहता है चौड़ा रहता है। इस कारण यह तटीवर्ती जो है क्षेत्र उपजाऊ मिट्टी का जमाव अधिक रहता है और यहाँ जो है बांग्लादेश में गंगा नदी के मिलने से पूर्व कई शाखाएं में बढ़ जाती हैं, जिसके साथ गंगा के साथ क्या होती है, डेल्टा का भी निर्माण करती हैं और इसके द्वारा जो निर्मित रहती है मैदान में जूट, धान आदि की कृषि की जाती है। यह प्रमुख रूप से गंगा बेसिन के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। अगला आता है नर्मदा एवं ताप्ती बेसिन। इस बेसिन का निर्माण एक पतली पट्टी के रूप में होती है और इसमें जो नदियों द्वारा लाया गया अवसाद जो दोनों नदियों के एक दूसरे के समानांतर जो पश्चिम दिशा में सक्रिय घाटी या जैसे अभ्रंश घाटी भी कह सकते हैं, इससे होकर वह गुजरती है और ये दोनों नदियां अरब सागर के खंभात की खाड़ी से गिरती हैं, जो जबलपुर के समीप भेड़ाघाट नामक स्थान पर नर्मदा जो संगमरमर की चट्टानों से होकर बहती है और जहां अंधाधुंध जलप्रपात भी बना है। इसके पूर्व जो अमरकंटक के कपिलधारा और दूधधारा नामक प्रपात भी नर्मदा नदी से ही बना है। अगला दिया है गोदावरी नदी का बेसिन। इस बेसिन का निर्माण गोदावरी और उसकी सहायक नदी जिसमें पेनगंगा आदि द्वारा हुआ है। यह बेसिन जो है कहीं सक्रिय है तो कहीं चौड़ी है, जो पूर्वी घाट की ओर आंध्र प्रदेश और पोलावरम के पास कंदरा होकर वह बहती है, जिसके अंतर्गत नदी चौड़ी और बढ़ भी जाती है और इस नदी के द्वारा बाढ़ की जो मिट्टी है उसके जमाव जो है निचले क्षेत्रों में चला जाता है, जिसमें काली मिट्टी और इस क्षेत्र में कपास व अन्य व्यापारिक फसलें भी अधिक उत्पादित किया जाता है। कृष्णा नदी बेसिन, यह नदी जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से बहते हुए 1400 किलोमीटर की दूरी वह तय करती हैं, जो बंगाल की खाड़ी पर गिरती हैं और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में तुंगभद्रा, कोयना, मेरला, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा आदि इसमें सहायक नदी शामिल हैं और इसकी जल का उपयोग जो है सिंचाई के लिए एवं जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में इन नदियों के जल का भी बंटवारा करने में भी आजकल विवाद हो रहा है, विवाद चल भी रहा है।
कावेरी नदी बेसिन। इस नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के कुर्ग नामक स्थान से हुआ था, जो इसकी सहायक नदी है। अमरावती, भवानी, हेमवती, शिक्षा, नोआइल, काबिल आदि इनकी सहायक नदी है। और इस नदी पर कई बहुउद्देशीय परियोजना का भी निर्माण हुआ था, जो कृषि क्षेत्र के साथ साथ उद्योगों का भी विकास करने में सहायक रहा। अगला दिया है महानदी बेसिन। इस बेसिन में महानदी और उसकी सहायक नदी जो है, जिसमें शिवनाथ, हसदो, पंड आदि प्रवाहित हैं, जो प्राचीन काल से महानदी में चित्रपोला, महानंदा, नीलोत्पला आदि के नाम से जाना जाता है। और यह जो नदी है छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी भी कहलाती है। जो छत्तीसगढ़ के मैदान का निर्माण महानदी और उसी सहायक नदी के द्वारा ही हुआ था। इस उपजाऊ मैदान में धान की फसल का उत्पादन भी प्रमुख किया जाता है, और इसी कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में प्रवाहित हुई जो है नदियाँ होती है, तो उसमें जैसे ओडिशा राज्य में प्रदेश, जिसमें बंगाल की खाड़ी से जो गिरने वाली पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है, पर छत्तीसगढ़ में इस नदी का जो रविशंकर सागर परियोजना जो है गंगरेल बांध, और जिसमें मोगरा का सिकासर नामक बहुउद्देशीय परियोजना को निर्मित किया गया था, जो छत्तीसगढ़ व ओडिशा राज्य की सीमा पर इस नदी का निर्माण जो हीराकुंड बांध बनाया गया है। और भारत का सबसे लंबा बांध भी हीराकुंड बांध माना जाता है। और इस परियोजना में जो सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन आदि का भी विकास किया जा रहा था, जो इस नदी को अविकसित करने के कारण छत्तीसगढ़ में अधिकांश उद्योगों का भी विकास इसी के तट पर हुआ था। इस तरीके से गंगा बेसिन का सहायता से उद्योग के क्षेत्र में विकसित हुआ। जल एक सार्वजनिक संसाधन। जैसे जल का उपयोग या जल से जुड़ी हुई कई चुनौती हैं। जैसे एक तरफ लिया जा सकता है घरेलू आवश्यकता को प्राथमिकता देना, तो दूसरी तरफ हम खेती या उद्योग के लिए भी जल की जरूरत होती है। ऐसे भी कुछ उदाहरण हैं जो मनुष्यों और पशुओं के लिए जल की जरूरत को ध्यान में रखा जाता है और उसमें उद्योग को प्राथमिकता दी गई, जिसमें कई बार दो राज्यों के बीच जल के उपयोग को लेकर भी विवाद हुआ था कि नदी के जल को किसका अधिकार होना चाहिए और हर राज्य को कितना जल मिलना चाहिए। यह एक गंभीर समस्या और सवाल भी था। लेकिन पिछले कुछ दशकों से क्या हुआ था, भूमिगत जो जल कृषि की जो सिंचाई के लिए प्रमुख बन गया था, पर जल अत्यधिक उपयोग पर रोक लगाना मुश्किल हो गया, क्योंकि लोग इसे सार्वजनिक संसाधन के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि वह भूमिगत जो जल का दोहन निजी संपत्ति मानकर कर रहे हैं या किया जा रहा है, जिसका वास्तविक यह है कि भूमिगत जल जो है किसी खेत के नीचे जो जमा नहीं होता, बल्कि यह जमीन के क्या है अंदर बहता रहता है। इसलिए एक व्यक्ति द्वारा जल के अधिक दोहन से दूसरे व्यक्ति को पर्याप्त जल नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए दूसरों की जो नलकूप का गहरा नलकूप लगाकर क्या करना चाहिए, दूसरों को भी मिलकर उसी जल का उपयोग करना चाहिए, जिससे जल की बचत भी हो सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जल पीने की होड़ में क्या करते हैं, नलकूप जो है सूखने लगता है और भूमिगत जल स्तर भी इतना नीचे चला गया है कि आने वाले समय भी जल संकट उत्पन्न हो सकता है। इस तरीके से हमें जल का उपयोग जो है सही तरीके से करना चाहिए और साथ ही साथ सही तरीके से उपयोग कर उनसे व्यर्थ अगर कर रहे हैं तो उससे बचाना चाहिए और सही उपयोग कर जल बचा सकते हैं। अगला दिया हुआ है जल का न्यायसंगत उपयोग, जिसमें आइए एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि जल किस तरीके से न्यायसंगत है। जिसमें हिवरे बाजार नामक महाराष्ट्र का अहमदनगर जिले में स्थित है और यह जो क्षेत्र है सूखाग्रस्त गांव है। यहाँ औसत वर्षा जो है 400 मिलीमीटर है। जो हिवरे बाजार में मिट्टी और जल संरक्षण के कार्य को सार्वजनिक भूमि और निजी चारागाहों में किया गया, लेकिन वर्षा जल के संरक्षण और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या किया जाता है, पहाड़ों की ढलानों और गड्ढे जो खोदे गए थे, जिसमें मिट्टी और जल संरक्षण से कृषि जल और घास में वृद्धि होती है। लेकिन गांव में कृषि हेतु जल संचयन के लिए चेक बांध का निर्माण, जिसमें रिसने वाला तालाब और ढीले पत्थर की संरचना बनाई गई थी। जंगल में और सड़क के दोनों तरफ पौधारोपण तो किया गया था, लेकिन इस गांव में पेड़ों की कटाई और मुक्त चराई पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा क्या हुआ कि सिंचाई के लिए नलकूप पर प्रतिबंध
और गन्ना और केला उगाने पर प्रतिबंध लगाया था, जिससे प्रतिबंध में केवल घोषणा नहीं की गई बल्कि आम सहमति से इनका पालन किया गया था, जिसका परिणाम यह है कि सिंचाई क्षेत्र जो है 7 हेक्टेयर से बढ़कर 72 हेक्टेयर हो गया और कुओं में पानी जो है साल भर भरने लगा, जिससे असिंचित क्षेत्रों में भी भूमि की सुधार हुई, जो पहले की अपेक्षा विविध प्रकार की फसलों का भी क्षेत्र बढ़ा। लोगों ने तो आलू, प्याज, अंगूर, अनार, फूल और गेहूं उगाना भी शुरू कर दिए थे। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो सफलता माना जाए, जल की उपलब्धता में वृद्धि है। जो छोटे और सीमांत किसान अपनी जमीन को अधिक उत्पाद बना पाए, इससे उनको रोजगार और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर पाई थी। जो अगला दिया है, पशुधन की जो सुधार होने से किसानों की आय बढ़ी और हिवरे बाजार में जो डेयरी उद्योग को बढ़ावा भी मिला। तो इसका परिणाम यह हुआ था जो जानवरों की संख्या बढ़ाई, क्योंकि वह चारा अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगा। इस तरीके से यहाँ पे एक सवाल यह भी आया कि जैसे पड़ोसी गांव है जिसमें गहरे नलकूप की सहायता से क्या करते हैं, भूमिगत जल का दोहन मतलब उपयोग अत्यधिक करने लगे। इस प्रकार से उन्हें प्रतिबंध लगाए गए और जो हिवरे बाजार के गांव में इन पर नियंत्रण नहीं कर सके, जिसका परिणाम यह हुआ कि जल को एक सार्वजनिक संसाधन मानकर नदी घाटी के पूरे क्षेत्र में नियम बनाने की आवश्यकता है, तभी सभी के लिए यह विकास संभव हो पाएगा। इस तरीके से जल को न्यायसंगत उपयोग कर वह सभी उपयोग कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और जल का सही उपयोग करना चाहिए।